स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज के अंक में शामिल है बदलते मौसम में स्वास्थ्य देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर अरविंद कुमार, चीफ मेडिकल ऑफिसर CGHS से ली गई एक भेंटवार्ता, और फिर सुनेंगे एक और भेंटवार्ता। विषय होगा फैटी लिवर, कारण, लक्षण और उपचार। हमारे विशेषज्ञ होंगे लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक चौधरी। तो आइए शुरुआत करते हैं। बदलते मौसम में स्वास्थ्य देखभाल कैसे करें, डॉक्टर अरविंद कुमार से बात कर रही हैं नीलू सूरी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद, अगर मौसम की बात करूँ तो देखिए, अचानक बारिश अब खत्म ही होने वाली। अचानक तो नहीं कहूँगी, बारिशें हो रही थी और उसके बाद अब मौसम बदलता नजर आ रहा है। बात करें नमी की, या एकदम कभी गर्मी लगती है और अगर AC चलाएं या पंखा चलाएं तो अचानक ठंड भी लगने लगती है। ऐसे में लगता है कि जैसे कई बीमारियां या कई इन्फेक्शंस होते जा रहे हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां या इन्फेक्शन है डॉक्टर साहब जो कि इस मौसम में देखी जा रही हैं? इस बदलते मौसम में देखा गया कि टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है और हम लोग उतना केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी AC चलाना पड़ता है या कभी गर्मी फिर ठंड लगने लगती है, तो इसमें हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में देखा गया है कि काफ़ी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, कुछ और अदर एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कई तरह की बीमारियां इस समय ज़्यादा होती है। कुछ एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा ही इफेक्टेड होते हैं। हमें देखना होगा कि किस तरह का है और उसका समुचित उपचार कराना होगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने एलर्जी की बात की, बट क्या फंगल की वजह से एलर्जी होती है? किस वजह से एलर्जीज होती है और किस तरह की एलर्जीज हो सकती है? फंगस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादातर डस्ट एलर्जन से भी होता है। और देखा गया है कि इसमें जो थोड़ी सी भी आर्द्रता जब बढ़ती है, इस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा मिलते हैं, खासकर एलर्जी के रिएक्शंस। किसी को स्किन का इन्फेक्शन होता है, किसी को आई का प्रॉब्लम होती है, किसी को हेयर के प्रॉब्लम होते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है काफ़ी देखे गए हैं। और चूंकि मिक्स इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हमें डॉक्टर से अवश्य ही सलाह लेनी चाहिए और तभी दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा डस्ट एलर्जेंस होते हैं, तो डस्ट एलर्जेंस की बात करूं, क्या अस्थमा वाले रोगियों को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अस्थमा की बात करूं तो छोटे बच्चों को भी अस्थमा होता है, या घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, तो किस तरह से डस्ट एलर्जन? इसमें तो हमें छोटे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनका देखना है कि पल्स तो बढ़ने गया, छाती ज्यादा तो ये नहीं हो रहा है। छोटे बच्चों में बहुत केयर करना पड़ता है, खासकर यदि उस पर हम समय पर केयर नहीं करें तो वो न्यूमोनिया में डेवलप कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम तुरंत ही जो है उसे एंटी एलर्जिक और कुछ मेडिसिन जरूर देते हैं, उसमें निमोनिया में डेवलप ना करे। और यदि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो किडनी के पेशेंट हैं, रोगी हैं, या हाइपरटेंशन के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनमें स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में बचने के लिए उन्हें कुछ खास जो दवाइयाँ, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसे लेनी पड़ती है। कुछ इनहेलर्स हैं जो कि प्रिवेंटिव हैं, उसे लेने पड़ते हैं, तभी उनको राहत मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने निमोनिया की बात की कि ऐसे बच्चों को या एल्डरली जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे क्या खास लक्षण हैं जिससे देख के लगे कि हाँ, अब इन पे हमें ध्यान देना है और ये लक्षण होते जा रहे हैं? किस तरह से हम कहाँ एहतियात बरते, क्या सावधानी बरते कि ये ना हो? कहाँ हमसे गलती हो गई है? प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर जो इलाज किया जाता है, यदि वो नहीं किया जाए तो वो बीमारी बढ़ जाती है और वो बाद में जो है बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है निमोनिया। तो उसके मुताबिक देखते हैं कि उसमें लक्षण कितने बढ़ रहे हैं। यदि खांसी नहीं जा रही है, 7 दिन से ज्यादा हो गया है, या फिर छाती ज्यादा चल रहा है, उसको खांसी हो रही है, थकान हो रही है, कोई अपने काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में उसको भूख नहीं लग रही है, तो जरूर हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं और देखते हैं कि कहीं इसमें प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं बढ़ गया है। आजकल निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए कुछ वैक्सीन भी आ गई है, जो कि एल्डरली पर्सन में, फिर जो हार्ट के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, तो उनमें जरूर लगाना चाहिए। जो 60+ हैं, वैक्सीन का भी प्रिवेंटिव तौर पर यूज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो उसमें कोविड का भी होता है, कहीं कोविड के वैक्सीन के साथ इसका कुछ ऐसा तो नहीं रहता डॉक्टर? क्योंकि अभी लोगों ने हाल में कोविड के भी वैक्सीन लगाए। हाँ, कोविड के वैक्सीन से इससे कोई नहीं है, वो कोविड के साथ लिया जा सकता है। और अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं मिक्स इन्फेक्शन के आ रहे हैं, कभी कोविड
कोविड ये लगता भी नहीं कि कोविड है, कोविड निकल जाता है। यदि आप RT-PCR कराते हैं तो उसमें पॉजिटिव निकलता है, जबकि सारे सिम्टम सिंपल वायरल इन्फेक्शन के देखे जाते हैं। तो जांच से ही पता चलता है, और 5 to 7 डेज का जो है होम क्वारंटाइन कराते हैं, उसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिनको वैक्सीन लगे हैं उनको भी कई बार हो रहा है कोविड, हाँ, ऐसा हाँ, भी? वो तो क्योंकि सीजन फ्लू में आपने खुद माना कि पता ही नहीं चलता, कि लक्षण तो ऑलमोस्ट सारे ही सेम है, कुछ को छोड़ के। तो कहाँ से ये लगा लें कि ये कोविड ही हो सकता है? क्योंकि सर हर समय RT-PCR करवाते अभी मैं नहीं जैसा लोग। देख रहा हूँ पेशेंट में यदि सीवियर बॉडी एक है, काफी हड्डी तोड़ कहते हाँ, हैं, हाँ, जी, जी, जी। और कभी बुखार हो साथ में, तो उसको अवश्य ही करा लेना चाहिए एक बार, क्योंकि उससे बाकी लोग भी सुरक्षित हो जाते हैं। 5 to 7 डेज होम क्वारंटाइन करके आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोई ज्यादा सिम्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है क्वारंटाइन तो करना ही पड़ता है। तो रेनी सीजन में खाने पीने का थोड़ा सा रहता है, इन्फेक्टेड हो सकता है फूड, तो उसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फीवर के साथ भी हो सकता है, फीवर नहीं भी हो सकता है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह के इन्फेक्शन काफी होते हैं। खासकर हम देखते हैं कि यदि कुछ भी मुझे खाना है तो पहले हैंड वॉश अवश्य करना चाहिए, जिससे आप कोविड वायरस से भी बच सकते हैं, जितने भी वायरस और बैक्टीरियल है सबसे बच सकते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी काफी देखा गया है, और कुछ कोविड में भी, कुछ कोविड केस में भी देखा गया है कि इस तरह का शुरुआत होती है ना, पेट खराब होना, बुखार होना, उससे शुरुआत होती है। लेकिन जब हमने RT-PCR कराते हैं तो पॉजिटिव आता है। डॉक्टर साहब, एहतियात क्या बरतें, क्या करें कि ना हो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन? क्योंकि देखिए अब बच्चे भी नहीं मानते और घर में भी कुछ ना कुछ बाहर का रहता है। कहाँ हमसे गलतियां होती है? क्योंकि बात करें फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते हैं, कच्ची सब्जियों के बनी हुई चीजें बाहर से मंगवाते हैं, क्या ये भी एक कारण है डॉक्टर साहब? हाँ, कच्ची सब्जियों से भी हो सकता है इन्फेक्शन, लेकिन वही जितना अवॉइड करें, खासकर इस सीजन, रेनी सीजन में, तो उतना ही अच्छा रहता है। खासकर ज्यादा जो फूड भी बाहर से लेना है तो जिसको ज्यादा होता है, जहाँ पर वही ज्यादा दिन का होने पर वो आपको स्टोर्ड फूड से उससे भी हो जाता है इन्फेक्शन। जी डॉक्टर साहब, अगर इसकी फंगल इन्फेक्शन की बात करें, आपने कहा स्किन एलर्जीज भी होती है, आई एलर्जीज भी होती है। आई एलर्जीज में क्या करें डॉक्टर साहब? क्या खास एहतियात बरतें? आई क्या सावधानी रखें? कुछ लोग बहुत हाँ, प्रोन होते हैं जी, जी, आँख जी। के एक घर में एलर्जी एक से। सदस्य को होती है तो वो सबको ही इन्फेक्शन तो हो जाता अभी है। बहुत कंजक्टिवाइटिस भी काफी देखा जी, गया जी। है, और साथ ही साथ मतलब जो हमारा सफेद भाग है तो वो ज्यादा मैंने स्क्लेरा वो देखते हैं कभी कभी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे में पहले आप साफ पानी से आंख धो लें, और कुछ एक एहतियात के तौर पर ड्रॉप होता है उसको डालना, यदि रेड हो गया तो उसमें डालना पड़ता है, और कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयां भी है उसको भी देते हैं। तो आंख के बचाव के लिए सबसे पहले है कि आप जो है जितनी चीजें हैं एलर्जी वाले उससे बचें, और यदि फिर भी हो जाता है तो फिर कुछ जो एहतियात के तौर पर दवाइयां हैं उसका सेवन करें। और कौन सी ऐसी बीमारियां जो इस मौसम में हो सकती हैं? और जैसे टाइफाइड बहुत कॉमन होता है, वो भी आपके खाने पीने से फैलता है, पानी से या फूड से ही फैलता है। इंट्रिक फीवर या टाइफाइड बोलते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं। तो इसको भी बचाने के लिए आप वही हमने कहा ना कि हैंड वॉश बहुत जरूरी है, पानी हर जगह का नहीं लेना है, जो पानी साफ सुथरा पीने योग्य है उसी को सेवन करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो पानी का अच्छा ये हो तो हम टाइफाइड से भी बच सकते हैं। यानी पानी से होने वाली बीमारी है टाइफाइड। सर, इसके अंदर लक्षण क्या रहेंगे खास? टाइफाइड में भी तो सबसे पहले तो बुखार होता है ना, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, किसी को हाई रहता है, बॉडी एक होगा, और खासकर देखा गया गले में भी कुछ ये प्रॉब्लम होती है। तो टाइफाइड में भूख नहीं लगती है। कितने दिन तक डॉक्टर साहब इसमें बुखार रहता है टाइफाइड का? क्योंकि बहुत लेट भी हो जाता है कई बार, कभी कभी देखते हैं कि जब आप पूरा ट्रीटमेंट कर दिए उसके बाद भी बुखार आते रहता है। अच्छा, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बुखार 7 to 10 डेज रहता है, लेकिन कभी कभी दवा का डोज खत्म होने के बाद भी बुखार चलते रहता है लो ग्रेड, तो बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और कुछ ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जिसमें कि टाइफाइड का जो क्रोनिक बेसिली जो होती है, टाइफी बेसिली क्रोनिकली पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बार बार टाइफाइड हो जाता है, हर सीजन में टाइफाइड हो जाएगा। तो वैसे पेशेंट को तो एहतियात के तौर पर पानी पर बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। पानी जहाँ हर जगह का नहीं लेना है, पानी अपना कैरी करना। तो उसमें कुछ और खास तरह की दवाइयां हैं जो दिया जाता है। जी, तो टाइफाइड की बात हुई, और आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर इसको बार बार टाइफाइड हो रहा है तो उसको पानी पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी से होने वाली बीमारी है। डॉक्टर साहब, क्या इलाज होता है कि हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है हर बार, कि घर में भी रह के? इसका हॉस्पिटल में तो यदि या वो निर्धारित करते हैं आप लोग कि क्या करना है सिम्टम के आधार पर होता है, अदरवाइज तो घर में ही इसका इलाज हो जाता है। कोई डर वाली ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, और क्या बीमारी हो सकती है? और अभी देखिए, अभी तो जहाँ जगह जगह पर पानी जमा हुआ है तो मच्छर पनपते हैं काफी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है आपका डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, मलेरिया के भी कुछ कुछ केस हो जाते हैं। तो इन मच्छरों को बचाव के लिए आपको कूलर जहाँ यूज करते हैं वहाँ पानी में केरोसिन डालते हैं, जो गड्ढे भरे उनको भरा
भरना है, और यदि साथ साथ मॉस्किलो रिपेलेंट का यूज करना है, फुल वहाँ जो अपनी कपड़े पहनने हैं, तो इन चीजों पर ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर साहब, एलर्जी की एक और बात, चर्म रोग बहुत हो जाते हैं डॉक्टर साहब इस मौसम में। जब मौसम बदलता है तो एकदम खाज खुजली, वहाँ कहाँ हम गलत? और खासकर मैंने देखा लोगों को पैरों की समस्या हो जाती है, पैरों में छाले हो जाते हैं, कुछ ईचिंग रहने लगती है, खुजली सी रहती है। हाँ, तो ये जो स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जी जी, इसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। अभी देखा गया कि यदि पानी आपने बरसात में सूखते नहीं है, तो यदि आप पानी यदि बॉडी से पूरा एब्जॉर्ब नहीं, आपने अच्छी तरह से नहीं उसको ही किया है, तो वो धीरे धीरे गीलापन के कारण जो है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने से आप से बच सकते हैं। और डर्मेटाइटिस चूंकि बहुत कॉमन है इस सीजन में, और चूंकि हमारा टेम्परेचर ये लो रहने के कारण जो है, भीगा रहने के कारण ये हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमने इतनी सारी चीजों को देखा कि सब वायरल इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरियल भी है, बट देखा उसमें कि सभी के लक्षण ऑलमोस्ट सब मिलते जुलते हैं। बुखार है, खांसी है, जुकाम है, और बुखार भी काफी दिन तक रहता है। अगर मैं कोविड की बात करूं, क्योंकि कोविड तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा 2 साल से बना ही हुआ है, और अभी हाल में कोविड के फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, इस पे आप क्या बताना चाहें? क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा विस्तार में इस पे भी बात किया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीन का जो रखा गया कोविड का 3 डोज, वो 3 डोज अवश्य लें। इससे हमारी जो है कोविड इन्फेक्शन होने की जो क्षमता है काफी घट जाती है। वो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह रह जाता है यदि आपने सभी डोज प्रॉपर लिए हैं। जो हमारे हृदय के रोगी हैं, या जो भी पेशेंट है, किडनी के रोगी हैं, तो वो मॉर्बिड लोग को तो अवश्य ही लेना चाहिए, या सबों को लेना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपको बुखार उखार यदि है, तो अपना मास्क तो कभी हटाना नहीं चाहिए, मास्क ऑलवेज यूज करना चाहिए। भीड़ भाड़ जगह जा रहे हैं, अवश्य मास्क लगाएं। मास्क से भी काफी हमें राहत मिलती है। जी डॉक्टर साहब, खान पीन के लिए क्या खास हम रखें ध्यान? खान पीन जितना हो सके गर्म खाना का यूज करना है, बहुत पहले का बना हुआ या स्टोर्ड फूड्स कम से कम सेवन करें तो अच्छा रहेगा। फ्रूट्स अवश्य होना चाहिए, हरी साग सब्जियां होनी चाहिए, तो ये सब खाने में जो सावधानी, विटामिन होनी चाहिए, तो इन चीजों का सेवन करने से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। एक जो मेरे जहन में प्रश्न आ रहा है बार बार, सर हमें बोला जाता है पानी पीजिए, बहुत सारा पानी, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो स्टोर जो जूसेस होते हैं, पोमीग्रेनेट जूसेस, ये अनार का जूस है, वो बड़ी बड़ी बॉटल्स मार्केट से लेके आते हैं। कितना सही है उन चीजों को? नहीं, स्टोर्ड, वही बताया ना मैंने, स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड ड्रिंक, उसको अवॉइड करना चाहिए। जो भी यदि हो सकता है नेचुरल फ्रेश हो तो ज्यादा अच्छा है, या सिंपल पानी पिए। पानी भी 3 से 4 लीटर ले लें तो बहुत ही फायदा कारक होगा, और उससे क्या होता है कि हमारा इन्फेक्शन का दर भी घट जाता है। और डाइट के ऊपर आप स्पेशल डाइट क्या लें? आपने कहा वार्म वाटर लें, गर्म पानी लें, गर्म पानी लें, और खासकर प्रोटीन युक्त डाइट लें। जी, हरी साग सब्जियां का सेवन करें, फ्रूट्स का सेवन करें, कुछ ड्राई फ्रूट्स लें, तो इन चीजों का सेवन करें, और साथ साथ गर्म खाना खाएं। तो इससे भी हमें बीमारी से दूर रह सकते हैं, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल बीमारियों से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बदलते मौसम में स्वास्थ्य देखभाल, अभी आप चीफ मेडिकल ऑफिसर CGHS डॉक्टर अरविंद कुमार से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी नीलू सूरी। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फैटी लिवर, कारण और उपचार, इस विषय पर सीनियर हेपेटोलॉजिस्ट, हेड लिवर साइंसेज से ली गई भेंटवार्ता डॉक्टर अशोक चौधरी हमारे स्टूडियो में। इनसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद, नमस्कार टू आप सबको। डॉक्टर साहब, लिवर की बात करते हैं तो ये शरीर का एक बहुत ही बड़ा अंग है। अगर हम ये कहें कि शरीर का शायद दूसरा सबसे बड़ा अंग इसको माना जाता है, और साथ ही साथ ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है, बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारे शरीर के लिए करता है, और इसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर को अगर नॉर्मल रखना है, स्वस्थ रखना है, तो एक बहुत कॉमन शब्द है, बहुत कॉमन सुना जाता है फैटी लिवर, और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। तो क्या होता है फैटी लिवर, और क्यों इतना कॉमन हो गया है, ये पहले जानना चाहेंगे आपसे। फैटी लिवर जो हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि लिवर में फैट जमा होना, जिससे हम आजकल दुनिया में देखते हैं कि आपने पूछा और एक की कारण क्या होता है, तो इसमें मैं यही बताऊं कि जैसे डायबिटीज हो गया, मोटापा हुआ, अल्कोहल, एंड कुछ कारण होती है थोड़ा सा हेपेटाइटिस की, कुछ इन्फेक्शन से होता है। बट जो बोले कि अभी हमने इतना कॉमन क्यों हो गया, हम इसको सोचे तो इंडिया में जो इतना स्टडीज आया हुआ था, 8 से लेके 32%
30%, मतलब कि हर तीसरी बंदा हमारे फैटी लिवर से आक्रांत हो रही है। और ये जो फैटी लिवर हम बता रहे कि हर तीसरी बंदे को होने का, ये स्टडी जो बताया था वो थोड़ी सी अर्बन बेस्ड थे। अभी जैसे हम लोगों को लगता है कि मोटापा होने से लिवर होता है, डायबिटीज होता है, ये सब बीमारी थोड़े अच्छे खानदान वाले लोगों की होना है। बट ये बीमारी जो है भारत की गांव तक भी चलेगी। आज की डेट में रूरल कंपाउंड में 20% लोगों में भी फैटी लिवर, पर्टिकुलरली मोटापा का आ रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट हुआ कि हमारा बच्चों, आजकल देखे कि बच्चे लोग भी मोटा हो रहे हैं। हर अभी एक स्टडी जैसे बताते हैं, स्कूल में 8% बच्चे मोटे होते हैं। तो यही बच्चे जो भी मोटे अभी इससे शुरू से होते, इनकी भी लिवर की प्रॉब्लम शुरू होता है। खाली लिवर नहीं, मोटापा से बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज मैं यही बताऊं कि कितना कॉमन इसी के लिए हुआ है। पहला चीज है कि हमारा मोटापा जो बता रहे कि इंडिया में अभी बढ़ते जा रहे हर कदम में। फिर उसके बाद अगर डायबिटीज में इंडिया हुआ सेकंड कैपिटल, 67 मिलियंस को डायबिटीज हो रही है। फिर उसके बाद हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ते गया, तो हमारा लाइफस्टाइल कम हो गई। आपके पास चलने के साधन है बट गाड़ी के बिना हम नहीं निकलते। और जो भी कुछ था, जैसे हमारा मोबाइल से गैजेट्स आ गया तो हमारा एक्टिविटी खत्म हुआ, तो हमारा वेट बढ़ने का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने का, इवन वेट नहीं बढ़ के भी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। जैसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बढ़ा, फैटी लिवर ऑल्सो उसी तरीके और एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हुई। तीसरी जो रहा कि अल्कोहल जो है, जिससे हमारा लेवल ऑफ सोशल बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा इसकी कंजप्शन भी बढ़ती जा रही है। और इसी के लिए हमारा 2021 में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फैटी लिवर को हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। अच्छा। ये एक पहली बीमारी जिसमें है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ग्रुप में फैटी लिवर को लिया गया है। एंड उसकी भी एक्शन प्लान अभी हो रहे कि हम कैसे, जैसे आपने बताया था, इतना कॉमन होने से सरकार को भी सोचना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे उसके लिए एक्शन एंड टाइम फ्रेम वाइज भी प्लान हो रही है। तो आपने काफी विस्तार से बताया डॉक्टर साहब कि किन किन कारणों से इसका जो है हमारे देश में इतना प्रकोप बढ़ गया है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसके अलावा मोटापा इसका एक मुख्य कारण बनता है। और कौन कौन सी, जैसे आपने बताया डायबिटीज है, या बच्चों में भी, पहले हम नहीं सुनते थे बच्चों में फैटी लिवर होना, पर आजकल ये भी आम हो गया है। तो सीधे सीधे इसका जो कनेक्शन है ये मोटापे से एंड लाइफस्टाइल से है। उसमें एक 3 चीज बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा हुआ कि डायबिटीज एंड मोटापा, ये दोनों मिलकर तो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया। तो डायबिटीज होने से फैटी लिवर होने का चांसेस होता है 100 में 40 लोगों को। जब डायबिटीज और मोटापा इकट्ठा होते हैं, फैटी लिवर होने का प्रॉब्लम 60% से ज्यादा होता है। बंदे को कोई दिक्कत नहीं होती, बट लिवर में फैट जमा होती है। और उतना भी नहीं, उसमें 20 लोगों में लिवर की जो हम बोलते हैं फाइब्रोसिस, लिवर सुकड़ना शुरू होती है। और 10% लोगों में ये सीरोसिस होता है, जिसको पता भी नहीं चलता, हम हेल्थ से पता चलता है। तो ये डायबिटीज मोटापा कॉम्बिनेशन होने से ये और बढ़ गया। फिर और एक इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे हम देखते हैं थोड़ा सा हम मोटे हैं और लाइफस्टाइल अच्छा सा है और डायबिटीज है और उसके साथ हमारा अल्कोहल हो गया, तो तीनों मिल गए, तो तीनों हमारे लिए लेथल ट्राई हो जाते, फिर इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा होती। और इंपॉर्टेंट जो सेकंड हुआ कि फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक बैकग्राउंड। सपोज हमारे घर में किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते ऐसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होने के लिए। एंड डे बाय डे ये चीज बढ़ रही है। जैसे आप देखेंगे मेरे फादर में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी मेरे जनरेशन में मेरे को डायबिटीज हुआ, अभी मेरा बच्चे को यंगर से फैटी लिवर हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुआ। देन आपने उसके लास्ट में बच्चों में क्यों होने लगा, हमने पता नहीं चलता था। अभी ये भी एक कंसर्न आया। अभी WHO ने बताया कि 2030 तक ये इमरजेंसी इंक्लूजन ऑफ द चाइल्डहुड ओबेसिटी एड्रेस बाय द पब्लिक सिस्टम। इसका मतलब यही होता है कि हमने बच्चों में, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि 5 to 8% बच्चों में अभी मोटापा आ रही है। एंड ये जो है बच्चे आज का है, आगे जाके एडल्ट बनेंगे, आज का एडोलेसेंट, फ्यूचर का एडल्ट। एंड अभी जो स्टडी बता रहे कि बाई 2030 इंडिया में 29 मिलियन बच्चे जो ओबेस है वो आड़ा होंगे। देन ये एडिशनल हमारा लिवर डिजीज को, बीमारी को भी एक पूल बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है और कौन ज्यादा प्रोन होते हैं और किनके साथ होने से ये और डेडली हो जाता है, ये सब आपने बताया। कैसे पहचाने अगर किसी को फैटी लिवर है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा पता नहीं चलेगा। तो कोई ऐसे सिम्टम आते हैं क्या हमारे, जिसको हम देखकर या महसूस कर सकें कि हमें फैटी लिवर है? एक अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं कि जो फैटी लिवर के बारे में बात करते हैं, उसमें से 100 में 60 लोग में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। तो हमने टेस्ट करने के लिए जब जाते हैं, कब जाते हैं, जब भी हमारा कोई दिक्कत होती है, तो मैक्सिमम चांस टाइम फाइंडिंग हो जाती है। तो इसी के लिए मैक्सिमम पता चलते हैं कि हमने एसिम्प्टोमेटिक, सपोज आप गए थे, कोई सिंपली गैस की प्रॉब्लम हुआ कि ऐसे रूटीन हेल्थ चेकअप आने वाला, तो उसमें ये पता चलता है। बट उसमें एक ग्रुप होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हमारा लिवर जैसे राइट साइड में तो भारीपन थोड़ा सा होना, या कॉमनली हम लोग सबको एसिडिटी बता रहे, गैस्ट्राइटिस बता रहे, ये फैटी लिवर की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फैटी लिवर बता रहे तो फैट लिवर में जैसे जमा तो बॉडी में भी होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे थोड़े से सुस्त लगते हैं, हम इसको बोलते हैं मेडिकल में फैटिग, थोड़ा सा काम करते थकान महसूस करना, आप जैसे थोड़ी सी चलने के बाद बिल्कुल बढ़ जाना। ये चीज होता है कि कोई बीमारी आपको नहीं है, बट आपको एक आलसपन की तरह लगता है कि आपको लगता है मैं आलस हूं, बट वो दैट इज बिकॉज आपकी बॉडी में आपकी सिस्टम ऐसे हो गया कि आपको थकान, थोड़ा सा इजी फैटिगेबिलिटी हम बोलते हैं हो जाता
जाता है। ये हो गया सिम्टम्स होने के बाद जो बता रहे, और ये हुआ एसिम्प्टोमेटिक। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो पूछा था अभी कि हमने कैसे पता करेंगे, तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया, जो सबसे कॉमन होता है कि हमारा मोटापा है। हम मोटापा कैसे जानेंगे? सबसे सिंपल फॉर्मूला जो हम यूजुअली बोलते हैं, काफी सारे आजकल आ गया कि आप देख लो BMI कैलकुलेट, बट वो डिफिकल्ट चीज है। तो हमने सिंपल रूल ऑफ थंब, आपका हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 कर लो, वो आपके लिए वेट। सपोज आपकी हाइट है 5 फुट, तो आपका हाइट हुआ 150 सेंटीमीटर, तो उसमें 100 घटा लो, कितना हुआ 50, तो आपकी वेट होना है 50। तो मैं आपके माध्यम में वही बताऊं, सब अपने एक स्टिकर लगा लीजिए कि मेरा हाइट इतना है। सपोज मेरा हाइट 165 है, तो मेरा वेट 65 से ऊपर मतलब बहुत आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। हाइट सबको पता होती है अपनी, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो 1 को हटा दो, 165 सेंटीमीटर से 1 निकाल। हाँ जी, तो ये हमारा आइडल वेट होना चाहिए। इससे कितना मार्जिन नहीं, उससे मार्जिन तो नहीं है, बट हम उससे है कि उसके ऊपर है तो वी शुड थिंक ऑफ कि वी आर लिटिल बिट ओवर इट। सबको ऐसे नहीं होता है, तो ये चीज होना है। फिर उसमें ऊपर है तो हम BMI को देख सकते हैं। BMI ग्रेडिंग होती है 1 2 3, वो हो गया मोटापा होते तो थोड़ा सा फैटी लिवर रिस्क। सेकंड है डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज हमारा है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रही है, तो ये चीज होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे ट्रंकल ओबेसिटी, जो पेट बाहर निकलना, हम बोलते हैं खाते पीते घर के बच्चे, वो हमारा जब पेट बाहर दिखाई दिया आपके 60 से बाहर, तो इसका मतलब थोड़ी सी फैटी लिवर की चांसेस हो सकता है। यही कुछ सिम्टम्स है। तो इवन फैटी लिवर सिम्टम नहीं होके हम टेस्ट करके इसको अर्ली फेज में पता कर सकते हैं। और अर्ली फेज में पता करना क्यों जरूरी है? जैसे मैंने बताया कि लिवर की बीमारी में जो सबसे एंड स्टेज होता है फाइब्रोसिस और सिरोसिस, वो भी बिना सिम्टम से पता चलता है। तो बट उसके लिए हमारे पास एक बिग मार्जिन होता है 15 to 20 ईयर्स। तो दैट्स व्हाई इफ वी हैव द हाई रिस्क सिम्टम्स, हम इसको थोड़ी सी स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? जी, तो स्क्रीनिंग के लिए सबको करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें हम, जैसे आपने पहले बताया, हाई रिस्क ग्रुप हम जो भी होते हैं, जो मैंने बताया, दैट कुड बी हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। सेकंड होता है एक एनुअल हेल्थ चेकअप। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनुअल हेल्थ चेकअप्स हम करनी चाहिए। ऐसे हमको कोई बीमारी वी आर सफरिंग, तो हेल्थ चेकअप में ये पकड़ में आ सकता है। थर्ड, आजकल काफी हुआ है कि जैसे मैंने बताया अभी, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैमिली वेलफेयर की प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम है नाउ, वो लोग अभी प्लान करें, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका एज देखना होता है, प्लेटलेट्स देखना होता है, उसी में से भी हो सकता है, जो अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। ये क्या, जैसे LFT करते हैं, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, उसमें पकड़ में आ जाता है। ब्लड टेस्ट होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट से आती है, अल्ट्रासाउंड करने से पता चल सकता है। एंड आजकल एक हो गया कि हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, एक फाइब्रो स्कैन करके आती है, हम उसको एक कैंप करके हो या ऐसे रूटीनली हम करते, तो इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स हम वहीं पे बता देते हैं कि लिवर में कितना फैट है या लिवर में कितना फाइब्रोसिस या सिरोसिस तक आ गया। कैसे करते हैं? एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड की तरह टेस्ट होती है, एंड कोई इन्वेजिव ऐसे कुछ नहीं करना होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड की प्रोब होती है, ऐसे ही प्रोब हमारे लिवर के पास लगाते हैं, एंड प्रोसीजर हार्डली टेक्स 3 मिनट्स। तो उसमें बता देते हैं कि लिवर में फैट ज्यादा है, कितना है, तो ग्रेडिंग आ जाती है, ग्रेड 1 2 3 करके, या उसके चलते लिवर में थोड़ा सा ड्राइनेस, फाइब्रोसिस आ गया, उसमें भी पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ज्यादातर मोटापा जो है वो उसका कारण बनता है, और इसलिए मोटे व्यक्ति जो है वो अपना एनुअल टेस्ट कराते रहें, कोशिश करें जानने की। क्या जो पतले लोग हैं, लीन टेंडेंसी वाले लोग हैं, उनको ये हो सकता है? जी, अभी हमने जैसे बात किया कि अभी सारी चीज मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के बारे में बात किया। हाँ, ऐसे ही होता है कि मोटापा नहीं होके होता है, हम इसको बोलते हैं लीन फैटी लिवर, मतलब हम पतला होके हो सकता है। एंड ये मोस्ट ऑफ दी कॉमन जो होती है हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। एंड उसमें एक चीज देखा गया कि मोटा नहीं होने के बाद भी हमारा खाने में जो होते हैं कार्ब ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होते हैं, राइस या गेहूं बेस्ड मोस्ट ऑफ द डाइट्स होता है, कि हमारा जो डाइट एक बैलेंस होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं होता, तो उसमें इसका थोड़ा सा फर्क आने से ये चीज पता चलता है। तो ऐसे बीमारी देखे तो इट इज मोटापा का ही है, बट ऑल्सो पतले लोग भी उसमें स्पेयर नहीं है, बट उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसी के लिए सपोज हमारा कोई टेस्ट में पता चलता है, देन हम उसके लिए रेमेडी लेना है, लीन फैटी लिवर। जी डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में इसके चांसेस, क्या चांसेस हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी है, महिला वैसे ही वेट गेन करती है, उसके बाद भी वेट गेन होता है, तो उसको इससे कहना कि मोटापा है, थोड़ा एक दिमाग में आ रहा था प्रश्न, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या पॉसिबल है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रेगनेंसी में हमारा एवरेज थोड़ा सा वेट गेन होता है, बिकॉज एक तो बॉडी की फिजियोलॉजी चेंजेस होती है, फिर घर में सबका प्यार होता है, खाना भी ज्यादा मिल जाता है, और उसके साथ होता है कि हमारा एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। तो ये 3 चीज होने से मोटापा होता है, बट ये मोटापा डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करते फैटी लिवर होने के लिए। हम सपोज प्री प्रेगनेंसी मोटापा हमारे पास या फैटी लिवर था, या उसके बाद जो हमारा पोस्टमार्टम हम बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद हमारा वेट रिडक्शन होनी चाहिए, एक्टिविटी होने काफी हो नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ दी लॉट ऑफ थिंग्स, सोशल भी बोल सकते हैं, अपना पर्सनल भी एक होता है, और बॉडी लेवल आता है, तो नहीं होने से तो मैक्सिमम क्या होता है ना, मोटापा रह जाता है। और एक होता है प्रेगनेंसी में हमारा एक डायबिटीज होती है, हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, इसमें से अराउंड 70% ठीक हो जाता है प्रेगनेंसी, बट उसके बाद कुछ ग्रुप में वो रह जाता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है फैटी लिवर बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, बात कर ली क्यों होता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या इसको
इसको बचाया जा सकता है? थोड़ा सा और बताएं कि हाउ टू प्रिवेंट। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि फैटी लिवर जैसे आपके माध्यम में बोलूंगा कि ये बीमारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, और हमने कारण तो अच्छा सा पता कर लिया है, तो ये हमको इम्प्रूवमेंट होनी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है कि जो आज के जमाना है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा यही रिक्वेस्ट है। आई थिंक WHO ने बताया एटलीस्ट 30 मिनट से डे, 5 डेज ए वीक। और आजकल काफी अच्छा हमने देखा है कि काफी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने किया कि 10,000 स्टेप्स आपका पर डे नहीं होता है तो आपकी हाफ डे लीव लग जाएगा। सो दीज आर द इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो विल ट्राई आउट आवर बेस्ट करने के लिए, एक्टिविटी के लिए। सेकंड होता है कि हमारा एक्सरसाइज में इससे मैं बताऊंगा, हम जब एक्सरसाइज कोशिश करते हैं ये होता नहीं। आपका ट्रेडमिल आता है तो 6 महीने बाद उसको कपड़ा टांगते हैं क्योंकि मोटिवेशन नहीं होता है। एंड यही बताऊं कि चाहे एक्सरसाइज बोले, जिम बोले, जो भी करना होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स इज वेरी टफ। हमने 3 महीने कर ली तो इट बिकम्स ए हैबिट, एंड जब भी हमने इसको 6 महीने तक रगड़ के ले लिया तो इट बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम बंद नहीं कर सकते। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल हिसाब से हम करने के लिए। फिर हाँ, वेट रिडक्शन जैसे हम सोचते हैं कि कितना करना, जैसे मैंने बताया फॉर्मूला, तो काफी लोग तो उसमें डर जाएंगे कि हम 150 से 50 रहेंगे तो डॉक्टर साहब क्या हमको दीवार में टंगा दो क्या? तो वो नहीं। तो उसमें हमारा यही होता है कि एटलीस्ट ट्राई कि हमारा 10% वेट रिडक्शन मिनिमम होना। सपोज यार 100 किलो तो एटलीस्ट 90 किलो तक हमारा टारगेट होना है। तो उसमें हमको क्या करना है, एक्सरसाइज और डाइट, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से डाइट चार्ट लेना है, वो मैं बताऊं कैसे, हम नेक्स्ट में आएंगे। फिर उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा स्लो वेट रिडक्शन, 1 to 2 किलो पर मंथ। इट्स नॉट एग्रेसिव मैंने 5 किलो 10 किलो कम कर लूं, वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम। सो स्लो सस्टेन्ड, मोर इंपॉर्टेंट है हमारा सस्टेन्ड एफर्ट। तो ये हुआ वेट रिडक्शन के लिए। फिर हमारा डाइट, क्योंकि जैसे मैंने बताया डाइट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए। तो डाइट को हमने यूजुअली हमारा देखे तो खाना मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, सुबह पराठा, दोपहर में चावल, रात को भी पराठा। तो ये चीज होता है, तो हम इसको ऐसे बैलेंस करके इट शुड बी रिड्यूस। हम इसको बोलते हैं कि माई प्लेट फॉर्मूला, मैंने आपकी खाने का जो प्लेट है उसको हम 4 भाग डिवाइड करेंगे। तो एक वह हमारा सेरियल्स, मतलब हमारा राइस है, रोटी है बेस्ट। दूसरी बना हमने पल्सेस, मतलब दाल वाली चीज जो भी होती है उसको बने। एक डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क हुआ, छेना हुआ, दही हुआ, और चौथे में फ्रूट्स एंड सैलड्स हो सकते हैं। तो ये हो गया डाइट, एक्सरसाइज एंड इसके ऊपर। देन हमारा नेक्स्ट होती है कि मेडिकेशन के माने, तो मेडिकेशन के लिए हम फैटी लिवर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो 80% ऑफ ट्रीटमेंट इज बाय दिस लाइफस्टाइल मेजर्स ओनली। बाकी आजकल कुछ मेडिसिन आए हैं कि काफी लोग होता है कि वेट रिडक्शन के लिए कैसे हेल्प करना डाइट से, तो होना मुश्किल होता है। तो हम थोड़ी सी फैटी लिवर रिलेटेड कुछ दवाई है जो कि इफेक्टिव होते हैं, बट जब तक वेट कम नहीं होता उसका इफेक्टिव नहीं होते। तो मेडिकेशन से, बट मेडिकेशन हम यहाँ से डिस्कस नहीं होते, बट आई कैन से कि आपने फैटी लिवर हुआ है, आपने डाइट मॉडिफाई करा, आपका एक्सरसाइज और वेट फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो हमने एक लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखानी। उसमें कुछ मेडिसिन से वो इफेक्टिव होंगे, बट मेडिसिन की इफिकेसी आती है जब हमारे साथ डाइट एंड वेट रिडक्शन पॉसिबल हो। जी, पर इसको रिवर्स किया जा सकता है, फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है। आपने बताया कई तरीके से, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो मेडिकेशन से फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आज हमने जानी आपसे फैटी लिवर के बारे में, और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो लाभान्वित हुए होंगे। आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ रहे डॉक्टर अशोक चौधरी जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ संदेश हमारे श्रोताओं के नाम। हम लाइफ को जिए, लाइफ की तरह लाइफस्टाइल को चेंज करें, यही मेरा संदेश सबके लिए। एक लाइफ हमारे मिला है, वी मेक इट मीनिंगफुल, पर्पसफुल। हमने लाइफ को जैसे अभी लेंगे, हमारा नेक्स्ट और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ उस तरह की खुशी रहेगा। सो हैव ए गुड लाइफ नाउ टू हैव ए बेटर लाइफ इन फ्यूचर। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, खाएं, पर देख के खाएं कि क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो खाते हैं वो आपके शरीर में जब जाता है तो वो लिवर को उसको डील करना पड़ता है। और भी एक है इनपुट आउटपुट, हमने जितना लेते हैं अंदर, उसको निकालने के लिए कोशिश भी होनी, कोशिश, यानी कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर अशोक चौधरी आज हमारे साथ रहे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, समय निकाला और इतनी सारी बातें आपने हमें फैटी लिवर से रिलेटेड बताई। तो निश्चित तौर पर हम और हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। फैटी लिवर, कारण और उपचार। अभी आप डॉक्टर अशोक चौधरी, सीनियर हेपेटोलॉजिस्ट, हेड लिवर साइंसेज, नारायणा हॉस्पिटल से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं, कोई सुझाव या फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार।